हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो सेशन में हम बात करने वाले हैं मौर्योत्तर काल के बारे में। जैसा कि हम ऑलरेडी अपने प्रीवियस वीडियो में मौर्य काल के बारे में डिस्कस कर लिए थे। तो देखो क्या हुआ कि जब मौर्य काल का पतन हो गया, ठीक है, तो मगध जो राज्य था ना, जो मगध राज्य था वो कई छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया, और जिसके वजह से वहाँ पे जो है ना कोई योग्य शासक नहीं रहा, और जब योग्य शासक नहीं रहा तो मगध का पतन होने लगा। और यही रीजन है कि इस पतन को देखते हुए बाहर के लोगों का नजर पड़ गया, यानी कि विदेशी आक्रमण को जो है भारत एक अवसर की तरह दिखने लगा। और इसी को लेकर के जो है मौर्योत्तर काल के बाद भारत पर 4 विदेशी आक्रमण किए गए, जिसको हम ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं, ISPK। ठीक है, ये PK से क्या रिलेटेड देख लेते हैं। आई का मतलब होता है, यहाँ पे हम ये सोच सकते हैं, आई का मतलब यहाँ ले सकते हैं हम लोग इंडो ग्रीक से। ठीक है, और एस जो है यहाँ पे स्टैंड है शक, जिसे सीथियन के नाम से जानते हैं। पी जो यहाँ पे पल्लव या पहलो, ठीक है, इसको पार्थियन के नाम से जानते हैं। और के जो है कुषाण। यानी कि 4 विदेशी आक्रमण, हिंद का आक्रमण हुआ, शकों का आक्रमण हुआ, पल्लव का आक्रमण हुआ और कुषाण का। ये 4 लोगों का आक्रमण हुआ। ठीक है, अभी यहाँ पे देखते हैं हम लोग कि ये जो सिमुक किस वंश का शासक था। ठीक है, तो जो सिमुक था वो जो है सातवाहन वंश का शासक था। तो एक चीज याद रख लेना कि ये जो सातवाहन वंश है ना, इसके बारे में कुछ डिटेल में हम समझ लेते हैं। और इसकी जो सातवाहन वंश की अगर हम बात करें तो इसमें सबसे सर्वश्रेष्ठ शासक जो हुआ वो कौन था? गौतमी पुत्र सातकर्णी। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, इसको ध्यान से देखना। तो सातवाहन वंश के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। तो ये जो है ना 30 BC से लेकर के 250 AD। ठीक है, आप सबको पता होगा BC का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट और AD का मतलब होता है एनो डोमिनी। ठीक है, चलो एक चीज यहाँ पे ध्यान से समझो कि इस सातवाहन वंश का जो शासक था वो, या ये कह लो कि संस्थापक, ठीक है, सबसे पहला शासक या संस्थापक कह लो, वो था सिमुक। ठीक है, शिमुक। और इस सातवाहन वंश की जो पहली राजधानी बनाई गई थी वो थी तगर। ठीक है, अब देखो ये जो वंश है कहाँ पे पड़ता है, मतलब उस टाइम कहाँ पे था? तो ये जो है महाराष्ट्र का जो क्षेत्र है ना, ठीक है, वहां पे उस समय जो प्रारंभ था ना, ये जो वंश था महाराष्ट्र के क्षेत्र में था। ठीक है, ये चीज याद रखना। लेकिन यहाँ पे क्या था कि शक के जो राजा थे ना, वो इन पे आक्रमण कर देते हैं और महाराष्ट्र को छोड़ने पे मजबूर हो जाती है ये सातवाहन वंश, और फिर जो है ये चले जाते हैं आंध्र प्रदेश। ठीक है, सातवाहन वंश जो है वहां से महाराष्ट्र को छोड़ करके फिर ये आंध्र प्रदेश चले जाते हैं, और पुराणों में जो है इन्हें आंध्र सातवाहन भी कहा जाता है। तो यहाँ से हमको ये पता चला कि सातवाहन वंश की स्थापना जो है, या संस्थापक कह लो, सिमुक थे। इसकी राजधानी तगर थी। स्टार्टिंग में तो ये जो है महाराष्ट्र के क्षेत्र में ये लोग रहते थे, लेकिन शकों के आक्रमण के बाद जो है ये वहाँ से स्थानांतरित हो गए। ये कह लो कि वहाँ से छोड़ के जाना पड़ा आंध्र प्रदेश। तो पुराणों में जो है इनकी जो साक्ष्य मिलते हैं तो ये कहा जाता है कि आंध्र सातवाहन थे ये। ठीक है, ये याद रखना। अगर हम बात करें सातवाहन की राजधानी, ठीक है, तो सातवाहन की राजधानी जो है तगर थी, जो महाराष्ट्र के पास थी, गोदावरी नदी के पास। ठीक है, इनकी भाषा की अगर बात करें तो ये इनकी भाषा थी प्राकृति और लिपि थी ब्राह्मी। ठीक है, और सबसे मैं पहले ही बता दिया हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो कि
कहाँ से इसकी जानकारी मिलती है आंध्र सातवाहन की? तो मत्स्य पुराण से। और इसकी राजधानी अमरावती में था। फिर वहाँ पे जब आंध्र प्रदेश में गया तो वहाँ पे अमरावती इसको बना दिया गया। और सबसे सर्वश्रेष्ठ शासक कौन था? तो ये गौतमीपुत्र सतकर्णी। तो गौतमीपुत्र सतकर्णी ने वेंकटक स्वामी की उपाधि धारण की और वेंकटक नामक नगर की स्थापना की। वेदों का आश्रय कहा गया है इनको। ठीक है, ये भी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक कब हुआ? तो 78 ईस्वी या शक संवत का प्रारंभ माना जाता है। ठीक है, अब इसको हम लोग समझने से पहले जो है ना, इसका डिटेलिंग थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये जो कुषाण शासक कनिष्क था, यानी कि ये कह लो कि कुषाण वंश की बात कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, देखो और मौर्योत्तर काल में क्या हुआ, हमने ऑलरेडी बताया कि जो है 4 आक्रमण विदेशी हुए थे। ठीक है, जिसमें से ये जो कुषाण का आक्रमण था ना, सबसे आखिरी आक्रमण या अंतिम आक्रमण माना जाता है। ठीक है, ये कहाँ के थे? तो ये कहा जाता है कि मध्य एशिया, ये जो चीन तुर्किस्तान के निवासी थे। ठीक है, ये जो है चीन तुर्किस्तान के ये निवासी थे। और उसके बाद जो है ये कहा गया कि उस समय जो है मध्य एशिया से ये जो उनके कबीला था वो 5 भागों में बटा था। उनमें से 5 भागों में से एक जो है कुषाण हुआ करते थे और वही कुषाण जो है यहाँ पर आए। ठीक है, भारत पे और आक्रमण किया। उसके बाद देखो ये जो कुषाण वंश के संस्थापक अगर हम बात करें तो कुषाण वंश का संस्थापक थे कुजुलक डफिसस। ठीक है, कुजुलक डफिसस थे। थोड़ा सा अजीब नाम है लेकिन ये चीज़ ध्यान देना है। ठीक है, कुजुलक डफिसस थे और इन्होंने जो है क्या किया, सबसे पहले जो है तांबे का जो है सिक्का चलवाया था। और ये जो कुषाण वंश के जो लोग थे ना, वो शैव धर्म को मानते थे। शैव धर्म ऑलरेडी मैं अपने प्रीवियस वीडियो में जो है डिस्कस कर लिया हूँ। जो शिव भगवान को अपने आराध्य देव के रूप में मानते हैं उनको जो है हम शैव धर्म कहते हैं। ठीक है, ये याद रखना। अब एक चीज और समझो, यहाँ पे सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है ना कि कुषाण वंश में कनिष्क जो होता था सबसे प्रतापी राजा था। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कब जो है इसका जो राज्याभिषेक था कब हुआ था? तो वो 78 ईस्वी में जो है ये अपना राज्याभिषेक कराते हैं और इस अवसर पर जो है ये शक संवत का प्रारंभ करवाते हैं। यानी तब से ही शक संवत जो है वो प्रारंभ हो जाता है। और अपनी राजनीति के लिए जो ये राजधानी कहाँ पे बनाते हैं? ठीक है, कनिष्क जो है तो ये पेशावर में बनाते हैं। और जो सांस्कृतिक राजधानी थी, राजनीतिक राजधानी पेशावर था और जो सांस्कृतिक राजधानी थी वो तक्षशिला था। कहाँ था? तक्षशिला। ठीक है, तो ये भी आपको याद करना है। ठीक है, कहाँ कहाँ इन्होंने क्या किया। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो ये है कि कनिष्क को जो है द्वितीय अशोक कहा जाता है। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यानी कि सेकंड अशोक जो है किसको कहा जाता है? कनिष्क को कहा जाता है। ठीक है, अब आगे हम देख लेते हैं यहाँ पे उत्तर तथा उत्तरी पश्चिम भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के, मैं पहले ही बताया हूँ कि तांबे के सिक्के किसने चलाया? तो ये कुषाणों ने चलवाया था। विक्रम एवं शक संवत में कितने वर्ष का अंतर होता है? तो 135 वर्ष का अंतर होता है। ठीक है, और देखो विक्रम जो संवत होता है ना, ये मून पे आधारित होता है। यानी कि मून की जो डायरेक्शंस हैं, जो रोटेशंस है, उस पे होता है। ठीक है, अच्छा शक संवत भी मून पे ही होता है, लेकिन एक आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है, जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है, ग्रेगोरियन कैलेंडर में ही हम लोग क्या करते हैं, ये देखते हैं जनवरी फरवरी, ये ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से होता है। ये जो चलता है ये सन के मूवमेंट्स के वजह से उसके अकॉर्डिंग चलता है। ठीक है, तो शक संवत और विक्रम संवत जो है मून पे डिपेंड है और जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है वो सन पे है।
तो जो विक्रम संवत की अगर हम बात करें तो विक्रम संवत की स्टार्टिंग जो है 57 BC मानी जाती है। शक संवत की स्टार्टिंग जो है ना वो 78 ईस्वी मानी जाती है। और ग्रेगोरियन कैलेंडर की जो स्टार्टिंग है ना वो ये कह लो कि 180 मानी जाती है। ठीक है, 180। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रहना चाहिए। अच्छा, अगर मान लो हमको जो है विक्रम संवत को ग्रेगोरियन कैलेंडर में बदलना है तो ये एक फार्मूला है, उसमें 57 जोड़ना पड़ता है। ठीक है, और शक संवत निकालने के लिए ग्रेगोरियन कैलेंडर से 78 को घटाना पड़ता है। ठीक है, तो ये दोनों जो है आपके दिमाग में होना चाहिए। अब हम आते हैं नेक्स्ट जो है इसमें देख लेते हैं। फिर आता है यहाँ पे सातवाहन वंश। ठीक है, तो ये कह रहे कि मौर्य के बाद दक्षिण भारत में प्रभावशाली राज्य इसका था तो सातवाहन वंश का था। ठीक है, ये चीज़ आपको याद होना चाहिए। अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पे कि शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज्य किया, तो वो कर्ण वंश ने किया था। अब पहले तो यहाँ पे हम देख लेते हैं शुंग वंश के बारे में। देखो, शुंग वंश जो है ना इसकी स्थापना जो है ये कह लो कि या प्रथम शासक कह लो पुष्य मित्र शुंग। ठीक है, पुष्य मित्र शुंग, ये पुष्यमित्र शुंग ने किया था। ये चीज़ आपको याद होना चाहिए। और इन्होंने जो है अपनी राजधानी कहाँ पे बनाई थी, तो पटना, जो पहले पाटलिपुत्र हुआ करता था, पहली राजधानी ये पाटलिपुत्र बनाया था। ठीक है, और दूसरी राजधानी इन्होंने कहाँ बनाया, विदिशा। ठीक है, याद रखना, पटना पुत्र पहली राजधानी और दूसरी जो है विदिशा इन्होंने बनाया था। अब देखो, पुष्यमित्र जो शुंग था ना वो बड़ा ही कट्टर ब्राह्मण था। ठीक है, ये जो है टोटल 36 ईयर्स तक जो है ये शासन किया था। ठीक है, और ये पूरा जो है 112 ईयर तक जो है ये पूरे शुंग वंश शासन किया। मतलब अगर अस्तित्व में बात करें शुंग वंश जो है तो 112 वर्ष था। और पुष्यमित्र शुंग ने जो है अगर शासन किया तो वो 36 वर्ष हम मानेंगे। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। उसके बाद जो है आता है यहाँ पे कर्ण वंश। अब देखो, कर्ण वंश के बारे में थोड़ी सी जानकारी हम लोग समझ लेते हैं। तो पुष्यमित्र शुंग जो है इनके बाद यानी शुंग वंश के बाद जो है कर्ण वंश की स्थापना होती है। ये चीज़ आपको याद होना चाहिए। और कर्ण वंश के अगर हम संस्थापक की बात करते हैं तो वासुदेव। ठीक है, वासुदेव को माना जाता है। कर्ण वंश के जो संस्थापक थे उन किसने किया था, वासुदेव। और इन्हें ने कर्ण वंश ने अपनी राजधानी जो है ना ये विदिशा बनाया था। विदिशा में अपनी राजधानी बनाया था। इस स्कूल में कुल 4 शासक हुए। इस स्कूल में कुल 4 शासक हुए। पहला नंबर वासुदेव जो संस्थापक ही हैं। ठीक है, दूसरा नंबर जो है भूमिपुत्र थे, भूमिपुत्र। और थर्ड नंबर तारायण, तारायण। और चौथा नंबर जो है सुशर्मा, सुशर्मा। ठीक है, वासुदेव, भूमिपुत्र, तारायण और सुशर्मा, ये 4 जो है शासक हुए हैं। ये याद रखना। इस वंश का जो दूसरा शासक था ना उसका नाम था कड़वायांग। ठीक है, ये याद रखना। टोटल ज़्यादा दिन तक ये वंश नहीं चला, 43 ईयर्स तक जो है ये शासन लोग किए। अब हम आगे की बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखो क्या है, कनिष्क को किस चीनी जनरल ने पराजित किया, तो पांचाओं ने किया था। किस वंश के साम्राज्य को सीमाएं भारत के बाहर फैली हुई हैं, तो कुषाण वंश की सीमाएं जो है भारत के बाहर फैली हुई थी। ठीक है, विक्रम संवत, ये तो मैं पहले ही बता दिया हूँ, 57 ईसा पूर्व में। कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित, तो ये चेदी वंश से। प्रथम ईरानी शासक डेरियस प्रथम था। अफगानिस्तान में स्थित बमियान किस लिए प्रसिद्ध था, तो बुद्ध की जो विशाल प्रतिमा के लिए जो वो प्रसिद्ध था। ठीक है, अब देखो मातृदेवी उमा, ठीक है, का नाम जो है किस सिक्कों पे मिलता है, कि इनके शासन के सिक्कों में, तो कुषाण शासक के। चतुर्भुजी विष्णु के सिक्के किसने चलवाया था, हुविष्क ने। बुद्ध का अंकन किसके सिक्कों पर हुआ था,
तो कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। योधेय सिक्कों पे देवता का चित्रांकन मिलता है, किस देवता का? कार्तिकेय का मिलता है। ठीक है। भारतीय और यूनानी कला शैली में समीकरण जो है गांधार शैली का के नाम से जानते हैं, यानी दोनों शैली में ला दो तो फिर गांधार शैली हो जाती है। ठीक है। प्राचीन भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए थे कुषाणों ने जो है। ठीक है। कनिष्क का राजवैद्य कौन था? तो वो था चरक। कनिष्क किस संप्रदाय से संबंधित था? तो महायान बौद्ध संप्रदाय से। ठीक है। अब देखो यहाँ पे, किस राजवंश ने हत्या करके सत्ता हथियाई और उसके अंत में हत्या के द्वारा हुआ? शुंग वंश के। अब देखो, ये हत्या के द्वारा तो अपना लिया, राजगद्दी ले लिया, फिर इसकी भी हत्या हो गई। ठीक है, ये चीज याद रखना। मिनांडर, अब देखो ये जो एक ऐसा यूनानी शासक था जिसकी स्मृति भारतीय साहित्य ग्रंथों में सर्वाधिक सुरक्षित है, ये कह लो। ठीक है। कुछ विदेशी आक्रमण मैं पहले बता दूं, हिंद यमन का आक्रमण, सक्का, पार्थियाई का, कुषाण का कब हुआ था, कहाँ पे? ये जो है बैक्टीरिया अफगानिस्तान, शक का सीरिया ईरान, और उसके बाद जो है पार्थियाई का पार्थिया ईरान, कुषाण का चीनी तुर्किस्तान। ठीक है। तो ये जो इम्पोर्टेंट है ना, वो कुषाण जो किस का कुषाण साम्राज्य का जो सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक था वो कनिष्क था। ठीक है। बाकी इसमें कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है। अब देखो यहाँ पे राजधानी वगैरह जो है यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है। कनिष्क, और अगर हम बात करें पार्थियाई का तो गुडोफर्नीस था, फिर शक का नाहपान, और उसके बाद मेनांडर जो है हिंद यमन का था। तो ये तो ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्रम दिया हुआ है कि ये क्वेश्चन पूछा है आक्रमणकारियों का क्रम, पहले हिंद आए थे, फिर शक, फिर पल्लव, फिर कुषाण, ये जो है सीक्वेंस है। सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने वाले का जो है राजा का श्रेय जाता है, तो वो है कुषाण शासक। ठीक है। कुषाण शासक और विम कटिफेसस को दिया जाता है। ठीक है। तो ये जो है हमने मौर्योत्तर काल को कवर किया। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आएगा। थैंक यू सो मच।